स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज किट पर। इस वीडियो में हम आज चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे अर्ली ह्यूमन बीइंग हंटिंग गैदरिंग से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं टू ग्रोइंग फूड। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तुषार के साथ। तुषार एक बच्चा है जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। तो रास्ते में वो ट्रेन से ट्रैवल करता है। तो उसके जो अंकल होते हैं वो बताते हैं कि जो ट्रेन है वो कुछ आज से 150 साल पहले ही स्टार्ट हुई है और उससे कुछ साल या कुछ डेकेड पहले ही बसेस शुरू हुई है। तो तुषार को एक क्वेश्चन आता है कि इससे पहले तो कोई भी हमारे पास कन्वीनियंस या फिर व्हीकल्स नहीं होते थे, तो इससे पहले के जो लोग थे क्या वो एक ही जगह पे रहते थे? हाँ, आपको लगता है क्या वो एक जगह पे रहते थे? चलो देखते हैं। इंडिया सब कॉन्टिनेंट में 2 मिलियन ईयर अगो या फिर जिसको हम 20 लाख ईयर अगो भी कह सकते हैं कि यहाँ से 20 लाख ईयर अगो पहले लोग रहते थे जिनको हम हंटर गैदरर्स बोलते थे। तो अगर आप हंटर गैदरर्स को ही डिस्क्राइब करोगे तो ये कुछ ऐसा समझ जाएगा कि जो हंट करते थे और जो गैदर मतलब इकट्ठा करते थे। तो ये कुछ ऐसा समझ आएगा। तो इनके फीचर भी ऐसे ही थे। ये क्या करते थे, ये कभी कभी हंट करते थे और साथ साथ में गैदर भी करते थे। गैदर क्या करते थे? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फ्रूट्स, रूट, नट्स, सीड, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, ये सारी चीजें वो गैदर करते थे। एंड हंट करते थे, फिशेस को कैच करते थे, फिशेस को कैच करते थे, बर्ड्स को हंट करते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे। प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने के लिए ऐसा नहीं था कि उस टाइम ऑटो या फिर कुछ बस या फिर मेट्रो चलती थी और वो मेट्रो में बैठते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह बाई फुट जाते थे, पैदल ही जाते थे, क्योंकि उस टाइम कोई भी कन्वीनियंस नहीं था। तो अब उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलो वही डिस्कस करते हैं कि पहला रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द फर्स्ट रीजन इज if they had stayed at one place for a long time they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore they would have to had to go somewhere else in search of food. तो अब इसका मतलब क्या बनता है कि अगर कोई भी अगर वो एक ही जगह पे रहते तो क्या होता कि वो उस जगह, क्योंकि सिंस वो ग्रो कुछ करते नहीं थे, जो नेचुरली ग्रो होता था वो उसी को ही ईट करते थे, उसी को ही कंज्यूम करते थे। तो अगर वो एक ही जगह पे ज्यादा दिनों तक, लंबे टाइम तक रहेंगे तो क्या होगा, चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि उस जगह का एनिमल रिसोर्स या फिर प्लांट रिसोर्स है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो इस वजह से वो एक दूसरी जगह भी मूव करते थे कि ताकि जो पहली जगह की रिसोर्सेज हैं वो अपने आप को रीफ्लरिश या फिर रीप्लेनिश कर पाए या फिर अपने आप को रीडेवलप कर पाए, ताकि अगली बार वो कुछ समय के बाद दोबारा वहां पे आए तो वो चीजें वहां पे फिर से डेवलप हो जाएं। तो ये एक रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि सिंस वो एनिमल को भी हंट करते थे, अब एनिमल को आपको पता ही है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो एनिमल के पीछे पीछे भी चले जाते थे। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते थे कि अर्ली ह्यूमन बीइंग दे वर लाइक अ स्टॉकर्स। तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे एनिमल के सर्च में। आपको ये भी पता है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स उगते हैं, जैसे कि मैंगो गर्मियों में उगता है, ठंडियों में एप्पल उगते हैं, बनाना लगभग ऑलमोस्ट हर सभी सीजन में होता है। तो ऐसे काइंड ऑफ अलग अलग फ्रूट्स या अलग अलग चीजें अलग अलग सीजन में अवेलेबल होती हैं। तो इस वजह से भी उनको सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। तो ये भी एक थर्ड रीजन है। फोर्थ रीजन ये है कि जैसे कि हमें एनिमल्स को, प्लांट को, सबको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो अब उसके लिए क्या होगा कि वो ऐसी जगह की तलाश में रहेंगे जहाँ पे पास में ही कोई लेक या फिर रिवर स्ट्रीम हो या फिर कोई स्ट्रीम, छोटी मोटी स्ट्रीम हो। तो इस सर्च में भी वो इधर से उधर मूव करते थे। कभी कभी क्या होता था, जैसे ये रिवर्स और लेक जो थे ना, प्रीनियल थे। जैसे प्रीनियल मतलब कि वो थ्रू आउट द ईयर भी रहते थे और कुछ होते थे सीजनल मतलब कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही वो उनमें पानी रहता था। तो अगर कुछ ऐसी जगह पे वो रहते थे जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीजन में पानी रहता था तो बाकी टाइम जब वो सूखा हो जाता होगा रिवर या फिर लेक, तो अब वो सूखी जगह पे तो रहेंगे नहीं, वो दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी उनको मिल सके। तो इस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे।
जैसे कि ड्राई सीजन में कहीं और जाते थे, विंटर सीजन में कहीं और जाते थे, समर सीजन में कहीं और जाते थे। तो ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते थे। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या जो हमारे अर्ली मैन थे क्या वो बस एक ही जगह पे रहते थे, तो आंसर इज नो। दे यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक फूड, वाटर, एक्सेट्रा. Now let's move to the next section. Now let's move to the next section. How do we know about these people? ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप या फिर मैं या फिर जो हमारे हिस्टोरियंस थे या आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने टाइम मशीन फाउंड आउट कर ली और फिर उसके बाद फिर वो टाइम मशीन में जाके उस जमाने में देख के आए हैं, आई विटनेस करके आए हैं कि क्या किया है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, तो हमें तब भी कैसे पता चला कि इन ह्यूमन, ये जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, इनके पैटर्न्स क्या थे, ये क्या करते थे। तो यस, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कवर किया था, रीड भी करा था कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैं, ये जो फाइंडिंग्स होती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो फाइंड करते हैं वो उनको स्टडी करते हैं। तो ये जो फाइंडिंग्स हुई वो हमारी काइंड ऑफ सोर्सेज हुई, हमारे पास्ट में या फिर अर्ली ह्यूमन बीइंग के बारे में जानने में। तो जैसे फाइंडिंग्स में क्या क्या मिले हमें, जैसे स्टोन टूल्स मिले, वुडन एंड वुड मिले और बोन्स मिले, टूल्स कुछ ऐसे मिले जो कि सर्वाइव, तो वो हम उनको स्टडी करते थे। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करना शुरू करा, हिस्टोरियंस ने बुक लिखी और हमने पढ़ना शुरू करा। तो यही सारी चीजें हुई जिससे हमें पता चला कि पिछले या फिर पुराने समय में, बहुत पुराने समय में लोग कैसे जीते थे। या उन आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी फाइंडिंग में ज्यादातर स्टोन के टूल्स मिले जो कि अब तक सरवाइव कर पाए। तो क्या इसका मतलब है कि वुडन टूल्स थे ही नहीं, या फिर वो वुडन टूल्स नहीं बनाते थे, या फिर बोन के टूल्स नहीं बनाते थे? ऐसा नहीं है। ये जो वुडन और या फिर ये जो वुडन के या फिर बोन के टूल्स थे वो मे बी डिकम्पोज हो गए होंगे, वो मे बी सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, तो इसीलिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी में वो मिले नहीं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में हमें स्टोन के टूल्स मिले क्योंकि वो बेस्ट सर्वाइव कर पाए हैं अब आज तक। ये जो टूल्स थे जो हमारे अर्ली मैन्स थे या फिर हंटर गैदरर्स थे, तो वो किस लिए यूज करते होंगे? तो जैसे कि अगर आप अपने घर में या अपने किचन में कोई नाइफ देखो, तो नाइफ का क्या पर्पस है? क्या कटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं या फिर मिट्टी खोदने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि मे बी वो जो टूल्स थे, स्टोन के टूल्स थे, मे बी वो अर्ली ह्यूमंस या फिर हंटर गैदरर्स मे बी मीट को कट करने के लिए या फिर बोन को कट करने के लिए यूज करते हों, या फिर बार्क ऑफ ट्री को छिलने के लिए, स्क्रैप ऑफ करने के लिए यूज करते हों, या फिर जो एनिमल्स के स्किन थे जिसे हम हाइड्स भी कहते हैं उसे हटाने के लिए यूज करते हो, या फिर फ्रूट्स या रूट्स को चॉप करने के लिए यूज करते हो। तो यही हमने आज का जो पर्पस है, जो आज जिस चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वही हमने सोचा कि मे बी उस टाइम में भी इसी चीज के लिए यूज करते होंगे। तो ये हमने अनुमान लगाया कि मे बी इन सब चीजों के लिए वो स्टोन टूल्स को अर्ली ह्यूमन बींग्स या फिर हंटर गैदरर्स यूज करते होंगे। तो कुछ टूल्स होंगे स्टोन के, उनको मे बी हैंडल्स लगाते होंगे उसमें, और हैंडल किस चीज के? बोन के बन सकते हैं, वुड के बन सकते हैं। ठीक है, और अगर हम हैंडल्स लगा देंगे तो कुछ टूल को हम एज अ स्पीयर या भाले की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर एरो, तीर की तरह भी यूज कर सकते हैं हंटिंग के लिए। तो ये भी हो सकता होगा। तो यही सारी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने अनुमान लगाया कि ये मे बी इन चीजों के लिए यूज करते हो, ऐसे यूज करते हो। तो अब अलग अदर जो टूल, जो कुछ अलग टाइप के टूल्स थे स्टोन के, वो कैसे यूज कर सकते होंगे? वुड को चॉप करने के लिए, टू मेक फायर वुड, ठीक है, यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। ठीक है, तो शायद से जैसे कि आज के जमाने में हम वुड से भी घर बनाते हैं, तो मे बी हंटर गैदरर्स भी वुड से घर बनाते हों। प्लेस टू लिव इन। ठीक है, कि अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगहों पे हमें ये एविडेंसेस मिले हैं, कहाँ कहाँ पे ये रहा करते थे। तो अब ये देखते हैं ये नक्शा, और इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग जगहों को मार्क कर रखा है। जैसे ये पेलियोलिथिक साइट को ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल से मार्क कर रखा है। जैसे कि कौन सी जगह हुई? कुरनॉल के केव्स, हुंसगी, भिम्बेटका, ये सारी जगहें कौन सी होंगी? पेलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ब्लू स्क्वायर में मार्क कर रखा है जिसे नियोलिथिक साइट बोला गया है,
वो है हुल्लौर, प्रियमपल्ली, ये कोहलडीवा, महागड़ा, चिरांद, दाउजली हेडिंग और ये महागड़ा, ये सारी जगह। फिर उसके बाद ये येलो के बाद ये ग्रीन सर्कल में मेगालिथिक साइट्स हैं, जैसे कि ब्रह्मगिरी, आदि चुरनौर, और फिर उसके बाद ये सारी साइट्स जो होंगी ये होंगी मेगालिथिक साइट्स। फिर उसके बाद ये जो पर्पल डायमंड शेप की हैं, जैसे कि इमाम गांव, और ने भी रेड ट्रायंगल्स हैं, वो साइट्स आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड करे हैं, एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदर, ठीक है। एंड हंटर गैदर क्या थे, वो कई जगहों पे रहते थे, तो ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह पे आपको हंटर गैदर के एविडेंसेस मिलेंगे, अलग अलग जगहों पे मिलेंगे, जैसे कि ये भीमबेटका, कुरनौल, हुंस की। तो ये सम ऑफ द साइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये 3 ही हैं, कई और भी हैं, लेकिन अभी हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। कि मैप में भी देख सकते हो कि मोस्टली ये जो साइट्स हैं ये किसी ना किसी रिवर के पास ज़रूर है। तो सिंपल सी बात है, उस टाइम तो कोई टैप या फिर नलके वलके होते नहीं थे कि दूर दूर किसी जगहों पे पानी पहुंच सके। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते थे कि वो किसी न किसी वाटर सोर्स के पास रहें। तो जैसे कि उस जमाने में कोई और मटेरियल्स या फिर मेटल्स को अभी फाउंड आउट नहीं करा था, मोस्टली स्टोन जो था वो इजीली अवेलेबल था, तो लोगों ने, हंटर गैदरर्स ने ज़्यादातर स्टोन के टूल्स बनाने प्रेफर करे, और वो उन जगहों को ज़्यादा प्रेफर करते थे जहाँ पे स्टोन की क्वालिटी अच्छी हो। तो ये भी चांसेस हैं कि वो उस जगह पे ज़्यादा रहते होंगे या उस जगह पे ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे जिस जगह पे उनको ये सारे रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हो, जैसे कि पानी, क्वालिटी ऑफ स्टोन्स एंड फूड मटेरियल्स, या फिर एनिमल के सोर्सेज, रॉक शेल्टर्स या फिर केव्स में आर्कोलॉजिस्ट को ऐसे डायग्राम्स या फिर ड्राइंग्स मिली हैं। तो इन्हें स्टोन पेंटिंग भी बोला जा सकता है। जैसे कि एक इज भीमबेटका जो है आज का जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो है ये साइट है विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कुछ इम्पोर्टेंट या फिर क्या अलग सा था, यहाँ पे थे नेचुरल केव्स, और जिसकी वजह से ये जो हमारे हंटर गैदरर्स थे इनको नेचुरल केव्स मिले, एंड साथ साथ में ये जो केव्स थे ये रेन से या फिर हीट से या फिर विंड से प्रोटेक्ट भी करते थे। और साथ साथ में यहाँ पे उन्होंने कुछ ड्राइंग भी कर ली, जैसे आप कभी बोर होते हो तो आप भी तो ड्रॉ करते हो कुछ ना कुछ, तो वो भी मे बी देयर आर चांसेस कि वो भी बोर हो रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ ड्राइंग कर दी कि चलो कुछ ड्रॉ करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने आगे वाली जनरेशन के लिए ड्रॉ कर रहे हों कि मे बी आपको इस टाइप का एनिमल को हंट करना है या इस टाइप के एनिमल को हंट नहीं करना है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो वो नेक्स्ट जनरेशन को कि ये भी ऐसा कुछ, इस रीजन से भी वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो मोस्टली रॉक शेल्टर्स है ना, ये कहाँ पे देखे गए हैं, नर्मदा वैली के पास। नर्मदा इज अ रिवर, तो नर्मदा रिवर वैली के पास ये रॉक शेल्टर्स भी देखने को मिले हैं। एंड अगर देखा जाए तो सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस केव पेंटिंग आर इन मध्य प्रदेश एंड द सदर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड यहाँ पे इन पेंटिंग्स में ज़्यादातर क्या फीचर्स है कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल शो करे गए हैं विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, ठीक है। अब उस जमाने में हम ये मानते थे कि उस जमाने में इतना लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ होगा, इतनी राइटिंग डेवलप नहीं हुई होगी, लेकिन तब भी हंटर्स गैदर ने क्या करा, कितनी एक्यूरेसी से, अगर आप इस पेंटिंग को या फिर इस इमेज को देखोगे तो आप कुछ ना कुछ इतना समझ सकते हो कि ये कोई एक आदमी है जो कि किसी एनिमल के पीछे भाग रहा है। तो ये भी मान सकते हैं कि ये आदमी हंट करने की कोशिश कर रहा हो इस एनिमल को। अगर इस एनिमल आप देख सकते हो, ये केव्स है, रॉक केव्स, ये आपको ऐसे गुफा जैसी दिख रही होगी, ये दिख रही होगी, तो जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही है और यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रही हैं। तो ये सारी नेचुरली फॉर्म है, उनको स्पेशली कोई औजार लेके या फिर कोई टूल लेके ऐसे तराशना नहीं पड़ा इन पत्थरों को, ये नेचुरली फॉर्म हो रखी थी, तो वो ये इनको बिना किसी मेहनत के जाके इसको यूज कर सकते थे किसी भी कंडीशन में। फिर उसके बाद साइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइट बेसिकली होती क्या है। ये जहाँ पे ये रिमेन्स जैसे कि टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग, ये सब फाउंड हुए, तो उन जगहों को क्या बोला गया है, साइट्स बोला गया है। एंड ये
अर्थ के सरफेस के नीचे भी बरीड होती हैं, और इवन कभी कभी हमें अंडर वाटर भी देखने को मिली है। तो अब आप सोचो कहाँ पे ये अंडर वाटर कोई साइट या फिर अर्थ के नीचे, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन सी ऑन द सरफेस या फिर बिलो द सरफेस और कौन सी अंडर वाटर साइट्स मिली हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब देखो धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा है तो कुछ डिस्कवरीज भी हो रही हैं। अब जो हमारे हंटर गैदर्स थे उनको फायर के बारे में भी मिला। अब हमें कैसे पता चला कि उनको फायर के बारे में पता था? तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कुरनॉल केव्स। ठीक है, अगर आप पीछे मैप में जाओगे तो आपको कुरनॉल केव्स यहाँ पे दिखेंगी। चलो पीछे चलते हैं और देखते हैं कुरनॉल केव्स कहाँ पे हैं। ये हैं आज के आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को ट्रेसेस ऑफ एशेस मिले। ठीक है, ऐश मिला और उसके कुछ ट्रेसेस मिले। तो यहाँ से इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय लोग फायर की खोज कर चुके थे। अब अगर हम देखा जाए कि फायर की खोज क्यों जरूरी थी या फिर वो फायर की खोज से उन्होंने ऐसा वो क्या क्या काम करना शुरू कर दिया था, तो अगर हम आज का ही टाइम ले ले फायर से हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ चीज पका सकते हैं, वो लाइट का भी सोर्स है, और अगर वो लाइट का भी सोर्स है, हम कुछ खाना भी पकाते हैं फायर के ऊपर। तो ये सब हमारे आज के टाइम का है यूजेस। और अगर हम वो हंटर गैदर के टाइम का देखें तब क्या हो सकता है फायर का यूज, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। अगर रात में सूरज नहीं है तो रात में अंधेरा होता है, तो उस टाइम लाइट फायर को जला के वो लाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं। टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। ठीक है, तो ये यूजेस थे हंटर गैदरर्स के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस करा था पेलियोलिथिक के बारे में, मीजोलिथिक के बारे में एंड इवन नियोलिथिक के बारे में। तो अब ये देखेंगे कि ये बेसिकली है क्या। तो अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, हमारी जो टाइम पीरियड है ना उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट हिस्सा जो है उसे बोला जाता है पेलियोलिथिक, ये जो सेकंड पार्ट है उसे बोला जाता है मीजोलिथिक, एंड ये जो थर्ड पार्ट है इसे बोला जाता है नियोलिथिक। ठीक है, तो अब ये जो पेलियोलिथिक के बारे में पढ़ें तो इसका ये लिया गया है ग्रीक वर्ड। ठीक है, पेलियोज मीनिंग्स ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ठीक है, तो ये वर्ड को जब हमने ब्रेक करा ग्रीक में तो इसका मतलब पेलियो से मतलब बनता है ओल्ड एंड लिथोस से मतलब बनता है पत्थर या फिर स्टोन। ठीक है, तो अब अगर इसी वर्ड को हम समझने की कोशिश करें तो इससे हमें ये समझ आएगा कि इस वाले पीरियड में ओल्ड स्टोन एज मतलब कि स्टोन एज चल ही रहा है, लेकिन इसमें जो पत्थर हैं या फिर जो टूल्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े और थोड़े रफ, मतलब ज्यादा बारीकी से काम नहीं करा गया है, लेकिन पत्थरों का यूज हो रहा है एज अ टूल। तो ये जो पीरियड है ना पेलियोलिथिक पीरियड, ये एक्सटेंड कब से कब तक होता है 2 मिलियन ईयर से लेके 12,000 साल तक। ठीक है, फिर उसके बाद दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। ठीक है, इसे 3 पार्ट में भी डिवाइड कर रखा है, लोअर मिडिल एंड अपर। फिर दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ह्यूमन हिस्ट्री में जितना भी अभी तक कुछ भी हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में मोस्टली जो कवर करता है वो हमारा पेलियोलिथिक पार्ट ही कवर करता है। फिर उसके बारे में अब हम अब हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि अब यहाँ पे लिख रखा है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मीजोलिथिक। ठीक है, अब मीजोलिथिक का फीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि मीजोलिथिक टाइम पीरियड आते आते क्या होने लगा है, इन्वायरमेंट चेंज होने लगा है। इन्वायरमेंट में थोड़ी गर्मी आने लगी है और जिसकी वजह से ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, जिसकी वजह से जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो उनकी तादाद बढ़ी है, और जिसकी वजह से ये जो हंटर गैदरर्स थे वो उनको जिसकी वजह से कुछ थोड़े से ये हंटर गैदर वाला काट लियो, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़े वो जो घास हैं जिनमें ग्रेन्स उगते हैं। आप इसका एग्जांपल सोच सकते हो, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वीट, राइस, ये सारे जो बेसिकली देयर आर टाइप ऑफ ग्रास, बट इनके ऊपर कुछ ग्रेन्स होते हैं जो कि हम खा सकते हैं, जो कि एडिबल होते हैं। ठीक है, तो जब ग्रासलैंड डेवलप होने लगे मीजोलिथिक के टाइम में तो ये जो हंटर गैदर्स थे इन्होंने इन ग्रेन्स को खाना शुरू करा और साथ साथ में इनको धीरे धीरे
ओवर द टाइम उगाना भी शुरू करा। जब उगाना शुरू करा तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन भी होने लगे। तो आप देख सकते हो मीजोलिथिक टाइम में आते आते थोड़ा सा सेटलमेंट शुरू होने लगा था, लेकिन पेलियोलिथिक टाइम में क्या था, अभी मूवमेंट ही हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ही ये मोस्टली मूव करते हैं। अब इसे मीजोलिथिक को हम मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं। और इस पीरियड में क्या है, इसकी विशेषता एक और, कि इस पीरियड में टाइनी टाइनी स्टोन टूल यूज हो रहे हैं, जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। अभी जो माइक्रोलिथ है, इनके बारे में ये बोला गया है कि शायद से इनकी हैंडल्स बनाते होंगे बोन से या फिर वुड से, ठीक है, और इनको यूज करते होंगे एज अ सॉ एंड सिकल। तो सॉ एंड सिकल का आप एग्जांपल सोच सकते हो ना, किस लिए यूज होते होंगे, वो यूज होते होंगे इन प्लांट को काटने के लिए या फिर कुछ खुदाई वुदाई करने के लिए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ओल्ड वैरायटी के, जो कि हमारे पेलियोलिथिक टाइम में टूल यूज होते थे, वो बंद हो गए यूज होना। वो भी यूज हो रहे थे और साथ साथ में इनमें थोड़ी और डेवलपमेंट भी होती जा रही थी। तो अगर हम देखा जाए कि ये मीजोलिथिक कब से कब तक का रहा है, ये रहा है 12,000 से लेके 10,000 साल पहले तक का, ठीक है। तो अगर इसको काउंटिंग करी जाए तो लगभग ये 2,000 साल तक का पीरियड है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं जो कि है 10,000 साल, आज से 10,000 साल पहले की। तो इस वाले टाइम पीरियड को बोला गया है नियोलिथिक, ठीक है। अब आपको सोचना है कि ये नियोलिथिक का मतलब क्या हो सकता है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, नियो का मतलब होता है न्यू। तो अब आप सोचो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हमने 3 पीरियड्स पढ़े हैं, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि पेलियोलिथिक में हमें कौन सी साइट्स मिली हैं, या फिर पेलियोलिथिक के टाइम की कौन सी साइट मिली है, मीजोलिथिक के टाइम की कौन सी साइट मिली है, एंड नियोलिथिक के टाइम की कौन सी साइट्स मिली हैं। अब हम थोड़ा सा मीजोलिथिक अब के बारे में पढ़ेंगे। अब मीजोलिथिक में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस पीरियड में मेन खासियत क्या है, कि फीचर क्या है, कि इस पीरियड में इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको ऊपर थोड़ा समराइज करा था, वही चीज यहाँ पे है कि वार्म कंडीशन होना शुरू हो रही है, फिर ग्रासलैंड डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल है जैसे डियर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल, ये भी वो इंक्रीज हो रहे हैं, इनकी भी आबादी बढ़ रही है। फिर उसके बाद जो ये जो इन एनिमल्स को जो हंट करता है वो भी इनको फॉलो कर रहा है और इनके फूड हैबिट्स को देख रहा है, एंड इनके ब्रीडिंग सीजन को भी नोट डाउन कर रहा है। नोट डाउन मतलब अपने दिमाग में नोट डाउन कर रहा है, देख रहा है कि क्या पैटर्न है इनके। फिर उसके बाद जिसकी वजह से धीरे धीरे उनको समझ आ रहा है कि हाँ, हम इनको ऐसे टेम कर सकते हैं या फिर ऐसे हर्डिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे फिशिंग भी शुरू कर रहे हैं, और फिशिंग इस टाइम आते आते थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है हमारा, जो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए टाइम में, तो ये अब शो करता है, इसमें फार्मिंग शुरू हो रही है एंड साथ साथ हर्डिंग भी हो रही है। अब हर्डिंग का मतलब क्या होता है, एनिमल को पालना या फिर उनको चराना, ठीक है। अब ये तो पता ही है कि इससे पहले जो हंटर गैदरर्स थे वो कोई एनिमल अपने साथ नहीं रखते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम करा तो वैसे ही वो धीरे धीरे उनको डोमेस्टिकेट भी कर पा रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने फार्मिंग एंड हर्डिंग शुरू कर दी है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा दिया था कि ये जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस है जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये जो है ये ग्रो करना शुरू कर रहे हैं। फिर उसके बाद पीपल जो है इनको कलेक्ट कर रहे हैं, पहले तो वो कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको समझ आ रहा है कि अच्छा, हम तो इनको ग्रो भी कर सकते हैं। और जब वो ग्रो करना शुरू कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं, फार्मर्स बनते जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि फार्मर एक आदमी ही हो सकता है, फार्मर वुमेन भी हो सकती है, या फिर बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर सब मिल के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे एनिमल को टेम करना भी शुरू कर रहे हैं। तो अब जो सबसे फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने मे बी टेम करा हो वो हो सकता है ये वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। धीरे धीरे उनको अपने घर के आसपास पालना शुरू कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको एज अ फूड सोर्स की तरह यूज करना शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे कैसे वो
हंटर गैदर से हर्डर एंड फार्मर की तरफ मूव हो रहे हैं। डोमेस्टिकेशन में क्या है कि बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल, ठीक है। तो अब जिस इमेज को देखते हैं, ये 2 सेट ऑफ टीथ हैं, इसको 1 लिख देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं। तो अगर आप देखोगे बट ये एक ही मतलब किसी एक ही जानवर की स्पीशीज के हैं। तो इसमें एक चीज है कि एक जो सेट ऑफ टीथ है ना वो डोमेस्टिक एनिमल की है और जो दूसरी है वो है वाइल्ड एनिमल की, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हो कौन सी डोमेस्टिक है या फिर कौन सी वाइल्ड एनिमल की हो सकती है। तो देखो जैसे कि ये वाली जो है ये थोड़ी सी बिग है एंड थोड़ी सी ज्यादा नुकीली टाइप की लग रही है, लेकिन ये वाली जो है 1 वाली ये थोड़ी सी छोटी है और इसमें कम नुकीलापन है। तो ये हम सोच सकते हैं कि ये 1 वाली जो हो सकती है ना वो किसी डोमेस्टिक एनिमल की हो सकती है और जो 2 वाली हो सकती है वो किसी वाइल्ड की हो सकती है। अब वाइल्ड की क्यों? क्योंकि वाइल्ड जो एनिमल होते हैं उनको खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, उनको खुद ही अपना फूड ढूंढना पड़ता है, खुद ही चीर फाड़ करनी पड़ती है दूसरे एनिमल्स की। तो उनको कोई एज अ पीसेस में काट काट के नहीं दे रहा है या फिर उनको कोई स्पेशली प्रिपेयर करके नहीं दे रहा है फूड। तो उनकी जो फीचर्स होंगे ना वो लिटिल बिट रफर साइड होंगे, थोड़ी स्ट्रॉन्गर साइड होंगे। लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स है ना उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनको सब कुछ एक कोई ना कोई ला के दे रहा है, उनको कोई मेहनत नहीं करनी, उनको बस आराम से खाना है और अपना जीवन को कंटिन्यू करना है। तो उनके जो फीचर होते हैं ना वो लिटिल बिट सॉफ्टर की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हम तो अब हम इससे ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मतलब फर्स्ट वाला ये जो फिगर है या फिर टीथ है ये किसी डोमेस्टिक एनिमल का हो सकता है और सेकंड वाला जो सेट है वो किसी वाइल्ड एनिमल का हो सकता है। तो यही सारी बात यहाँ पे करी गई है कि कैसे धीरे धीरे इंसान ने कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट करा, मतलब जो उसको फीचर चाहिए थे उसने उसको आगे ग्रो करना शुरू करा और उसको जो फीचर उसको नहीं चाहिए थे उस टाइप की सीड को उसने नहीं ग्रो करा या फिर डिस्कार्ड कर लिया। तो ऐसे धीरे धीरे सिलेक्टिव ब्रीडिंग से उसको आज के टाइम हमें वो वाली चीजें मिल पा रही हैं जो हमें एग्जैक्टली चाहिए, जिसकी हमें नीड है। और वही हमें प्लांट में भी देखने को मिल सकता है, वही हमें एनिमल्स में भी देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में हम ये कह सकते हैं हमें कुछ ऐसा ग्रेन चाहिए जो कि लार्ज इन साइज हो, जिसका जो स्टॉक हो डंडी हो वो स्ट्रांग हो और जो ज़्यादा ग्रेन के वेट और जो कि ज़्यादा ग्रेन के वेट को वो बियर कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है, जिसमें डिजीज जल्दी ना लगे, उस टाइप की हमें ग्रेन चाहिए या फिर उस टाइप की हमें प्लांट चाहिए। और उसकी अगर हम सीड को ही आगे आगे और ग्रो करना शुरू करेंगे तो हमें उसी टाइप के प्लांट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस वाली चीज में क्या हुआ, ये हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग करी कि कुछ सिलेक्ट कर लिए हमने फीचर्स और उसी को ही हमने आगे और प्रमोट करा। तो इसमें अब आपको क्या करना है, आपको कुछ एनिमल के फीचर सोचने हैं और उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है, कि एनिमल में क्या हो सकता है या फिर एनिमल का कुछ क्या फीचर्स हो सकता है जो कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज करा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। न्यू वे ऑफ लाइफ। So if you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, week, month, and in some cases year. When people began growing plant, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away animal and birds till the grain ripen, and then the grain had to be used carefully. ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जब इंसान ने कुछ ग्रो करना शुरू करा या फिर चलो अर्ली मैन का छोड़ते हैं, आपका ही एग्जांपल लेते हैं, हमारा खुद का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने कोई प्लांट ग्रो करा है तो मैं उसको टेक केयर करूंगी, मैं उसको रोज डेली पानी दूंगी और ये भी देखूंगी कि कहीं उसमें कोई वीड्स तो नहीं उग रहे, अगर उग रहे हैं तो मैं उसको रिमूव करूंगी एंड फिर उसके बाद उसमें अगर कोई फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर डालना होगा तो मैं वो डालूंगी, ठीक है। तो अब ये वाली चीजें हैं, ये तो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने बस एक दिन पानी डाला
डाला, फिर उसके बाद अगला पानी या अगला टेक केयर जो मैं कर रही हूँ वो 3-4 महीने बाद कर रही हूँ। मुझे वो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अब मुझे कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे करनी है तो मुझे उस जगह पे स्टे करना पड़ेगा। तो सेम गोज विद द ये हंटर गैदरर्स, जब उन्होंने उगाना शुरू करा तो वो बसना शुरू हो गए, क्योंकि अब जब वो कोई भी चीज़ ग्रो करेंगे तो उसका टेक केयर करना पड़ेगा। जब टेक केयर करना शुरू करेंगे तो उनको वहाँ पे रहना भी शुरू करना पड़ेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे वो हंटर गैदरर की से मूव होके वो फार्मर एंड सेटल्ड पीपल की तरफ मूव हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर उन्होंने कुछ ग्रो करा, उसका जो प्रोडक्ट है या फिर प्रोड्यूस है उसको वो स्टोर करेंगे, और अगर स्टोर करेंगे तो वो देखना भी पड़ेगा कि स्टोर कैसे करना है, क्ले पॉट में करना है या फिर वूवन बास्केट में करना है, या फिर ज़मीन में कोई गड्ढा खोद के उसमें आराम से स्टोर करके रखना है। तो ये वाली सारी भी चीज़ें आनी चाहिए कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो ये भी चीज़ें अर्ली मैन्स ने डेवलप करी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद आती है कि उन्होंने एनिमल रियरिंग कैसे शुरू करी, कि एनिमल बेसिकली मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल बेसिकली मल्टीप्लाई नेचुरली, ठीक है। तो अब उसके बाद वो मल्टीप्लाई नेचुरली भी होते हैं और साथ साथ वो हमें मिल्क भी देते हैं और अदर एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट, ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स थे ना, ये हंटर गैदरर्स के लिए या फिर अर्ली फार्मर के लिए एज अ स्टोर ऑफ फूड हुआ करते थे, ठीक है। एंड ये भी इस वजह से भी उन्होंने उनको पालना शुरू करा और अपने पास रखना शुरू करा। अब कोई भी स्टोर ऑफ फूड है, अगर मतलब हम उसको फूड की तरह ले रहे हैं और उसको हम अपने पास रख रहे हैं, तो कल को अगर हमें एज अ नीड होती है तो हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे पास नहीं है तो हमें जाके उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको बहुत मेहनत करके फिर उसको हमें कंज्यूम करना पड़ेगा बहुत सारे प्रोसेस के बाद। लेकिन अगर वो हमारे पास ऑलरेडी पास में ही है तो हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस उसको हम डेली थोड़ा सा टेक केयर करते रहेंगे। और हमको अगर फ्यूचर में कभी एज अ किसी की नेसेसिटी हुई या फिर किसी खाने की कमी हुई तो हम उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है एनिमल्स को अपने पास रखने का। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि एज अ कंपेनियन की तरह भी हम उसको रखते थे, कि चलो ये जैसे आज के टाइम में हम डॉग को रखते हैं अपने घरों में कि हाँ ये मेरा कंपेनियन है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल रीजन। एग्जाम्पल देखेंगे कि कहाँ पे हमें क्या क्या एविडेंसेस फाइंड हुए हैं। जो ब्लू स्क्वायर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स, ठीक है। तो ये जो थे ना अर्ली फार्मर्स, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही थे, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं थे ही थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं वो नॉर्थ वेस्ट में भी थे, वो प्रेजेंट डे कश्मीर में भी थे, वो ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो थ्रू आउट द इंडिया हर जगह थे। फिर उसके बाद ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने स्टडी करा कि अरे ये फार्मर्स के ही सेटलमेंट थे या फिर किसी और या फिर हंटर गैदर के। तो उन्होंने प्लांट्स को एंड एनिमल बोन को, मतलब जो भी उनको रिमेन्स मिले उनको स्टडी करा और फिर उसके बाद देखा कि ये फीचर्स किस चीज़ के हो सकते हैं। तो उससे उन्होंने क्लासीफाई करा कि मे बी यहाँ पे फार्मर या हर्डर्स थे या फिर हंटर गैदरर्स थे। आगे पढ़ेंगे टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, कि अब कैसे धीरे धीरे ये सेटलमेंट हो रही है। जो अब तक हमने ऊपर पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे कौन सी जगह पे सेटलमेंट शुरू हो रही है। जैसे कि अगर हम देखे जाए कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल वुड बिल्ड पिट हाउसेज, ठीक है। पिट हाउसेज बेसिकली क्या होते हैं, जमीन में गड्ढा खोद के घर बनाना और उसमें रहना, ठीक है। तो अब बुर्ज होम में इनको पिट हाउसेज मिले हैं। तो ये याद रखने की चीज है कि बुर्ज होम की क्या स्पेशलिटी है। तो उसकी स्पेशलिटी है कि वहां पे पिट हाउसेज मिले हैं which were dug into the ground with steps leading into them, ठीक है। अब these may have provided shelter in cold weather, ठीक है। तो अब ये क्यों हो सकते हैं, क्योंकि कश्मीर as you know कि कश्मीर is a cold place। तो अब cold place पे आप थोड़ा सा जमीन के अंदर खोद के और उसको अगर थोड़ा कवर कर लोगे तो आपको थोड़ी गर्मी मिलेगी। लेकिन अगर आप ऊपर ऐसी ही जमीन के ऊपर बैठे रहोगे तो आपको ठंडी लगेगी, सिंपल सी बात है। तो वही हो सकता है कि ये पिट हाउसेज लोगों ने बनाए हों अब ठंडी से बचने के लिए या फिर कोल्ड वेदर से बचने के लिए। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउसेस, ठीक है, हट्स।
है ना, इनको कुकिंग हर्ट्स भी मिले हैं। हर्ट्स मतलब कि ये चूल्हे, ठीक है, वो उनको घरों के अंदर भी मिले और घरों के बाहर भी मिले हैं। और जिससे ये सजेस्ट करता है कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल थिंक कि चलो आज घर का अंदर बनाते हैं या फिर बाहर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनको स्टोन टूल्स भी मिले हैं बहुत साइड्स पे, and many of these are different from the earlier paleolithic tool and that is why they are called neolithic, ठीक है। तो अब इनको जो टूल्स मिले हैं कुछ कुछ जगहों पे वो पेलियोलिथिक के जो टूल्स थे ना उनसे बहुत ही डिफरेंट हैं, तो इन टाइप के टूल्स को उन्होंने बोला है नियोलिथिक, ठीक है। अब नियोलिथिक पीरियड हमने ऊपर पढ़ा था तो ये वही वाली बात आ रही है, मतलब हम नियोलिथिक पीरियड तक पहुंच चुके हैं बातें आते। दीज इंक्लूड, अब नियोलिथिक के फीचर्स, जैसे मैंने आपसे पूछा था ना क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो ये जो नियोलिथिक के फीचर्स क्या है कि ये पॉलिश थे, फाइन कटिंग एजेस थे, ठीक है, मतलब इनकी जो एजेस थी ना वो बहुत ही फाइन थी, बारीक थी, ठीक है। एंड मोटार एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है। और इवन इनको मोटार पेस्टल्स भी मिले हैं नियोलिथिक के टाइम के। और अगर मोटार पेस्टल देखा जाए तो उसका यूज क्या होता है, किसी चीज को ग्राइंड करना, तो वही बोला गया है कि मे बी उस टाइम पे लोग ग्राइंड करके खाते होंगे, जैसे कि आज के समय में खाते हैं ना, आज के समय हम मोटार पेस्टल में क्या चटनी पीस लेते हैं कभी कभी और अदरक कूट लेते हैं, तो उस टाइम में भी अदरक और चटनी तो नहीं बट वो कुछ ना कुछ कूट काट के पीस पास के खा ही लेते थे, ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो मोटार पेस्टल का आज के टाइम में जो काम है उस टाइम में वो वही काम था, तो देख रहे हो आप 1000 ऑफ ईयर हो गए हैं लेकिन तब भी जो काम है उनके सेम सेम ही रहे हैं। के टाइम के जो टूल्स है ना वो भी यूज होते थे, ऐसा नहीं है कि वो भूल गए, वो भी यूज करते थे। और वो कुछ कभी कभी टूल्स बोन के भी बनाया करते थे। Many kind of earthen pot have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now became an important part of the diet, ठीक है। तो अब ये इनको pots भी मिले हैं कई जगह पे, और कहीं वो जो कहीं जगहों पे pots decorated भी हैं। अब pot का यूज क्या, कुछ चीज स्टोर करने के लिए या कुछ कुक करने के लिए ना, तो वही उन्होंने सोचा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि मे बी ये जो पॉट्स हैं वो राइस कुक करने के लिए या ग्रेन कुक करने के लिए या फिर खाना कुक करने के लिए यूज करते होंगे या फिर स्टोर थिंग करने के लिए यूज करते होंगे, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो ये कुछ नियोलिथिक पीरियड के टूल्स हैं, तो आप देख रहे हो ये कितने फाइन है, मतलब ये ज्यादा रफ नहीं है, ये पॉलिश हो रखे हैं हल्के फुल्के, इनकी एजेस जो है वो शार्प हैं, खुरदरी नहीं है, उबड़ खाबड़ कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी पॉलिश्ड है, ठीक है। तो यही नियोलिथिक पीरियड के फीचर्स हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि beside they begin weaving cloth using different kind of material, for example cotton that could be now grown, ठीक है। तो अब धीरे धीरे उन्होंने क्लोथ को बुनना शुरू कर दिया है और उन्होंने कॉटन भी उगाना शुरू कर दिया है जिससे वो क्लोथ बना सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो पॉट कितना अच्छे से बनाया गया है। फिर उसके बाद डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, नॉट क्वाइट। अब हर जगह जरूरी थोड़ा ना सेम ही टाइप का चेंज हो जाए, सभी लोग हंटर गैदरिंग छोड़ के अब फार्मर एंड हर्डर्स बन जाए, नहीं, कहीं कहीं पे हो रहा था, कहीं कहीं पे वो अभी भी हंटर गैदर ही थे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं टेक अ, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा कुछ हिंट में मैं ये बता सकती हूँ कि ये ना बोलन पास के पास था, और बोलन पास के पास जो थी ना फर्टाइल प्लेन थी, ठीक है, और विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, ठीक है। तो ये जो बोलन पास है ना ये इम्पॉर्टेंट रूट था ईरान में जाने के लिए। अब यहाँ पे क्या था, इन्होंने बताया है कि मेहरगढ़ में ना वो ऐसा जगह था जहाँ पे लोगों ने बार्ले एंड वीट को ग्रो करना शुरू करा एंड शीप एंड गोट को फर्स्ट टाइम इन्होंने रियर करना शुरू करा, ठीक है, पालना शुरू करा। फिर इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, ठीक है। तो ये जो मेहरगढ़ है ना ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड पे ना इनको एनिमल्स के बोन भी मिले हैं, ठीक है, और कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बोन भी मिले हैं जैसे कि डियर, पिग, ठीक है, इन सब के भी बोन्स मिले हैं। और मेहरगढ़ में क्या था कि इनको ना कुछ इस टाइप के घर भी मिले हैं। अब ये देख रहे हो आप
स्क्वायर या रेक्टेंगल से कुछ रिजेंबल हो रहा है, तो अब उन्होंने ऐसे घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। तो अब ये जो घर थे वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के थे, एंड जिसमें 4 या से ज़्यादा कंपार्टमेंट होते थे, और मे बी ये इन कंपार्टमेंट में कुछ को वो एज अ स्टोरेज की तरह यूज करते थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम जाएं तो नेक्स्ट है ये एक, क्या देख के लग रहा है, ये है एक ब्यूरियल। ब्यूरियल मतलब किसी को दफनाना, ठीक है। तो ये तो एक इंसान के वो लग रहे हैं स्केलेटन, और ये जो है ये इधर ये कुछ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एनिमल, कोई एनिमल हो सकता है। तो एनिमल के स्केलेटन है, लेकिन एनिमल का स्केलेटन इसमें क्यों आ गया, तो ये सोचने की बात है ना, किस लिए हो सकता है। ये उस टाइम में हो सकता है कि एनिमल को दफना दिया जाता था ये सोच के कि अगले जन्म में ये जो आदमी होगा अगर उसे भूख लगेगी तो वो उठ के इनको खा सकता है, या फिर ये भी हो सकती, ये भी सोच इस रीजन से भी डाल देते होंगे इसके ब्यूरल के टाइम कि ये मे बी इसका फेवरेट एनिमल या फेवरेट पेट होगा, तो इसको इसी के साथ ही जाने दो। तो ये भी रीजन हो सकता है। तो व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, जो हम आज भी कर रहे हैं। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, ये हम अभी भी मानते हैं। एंड ब्यूरल इज वन ऑफ सच अरेंजमेंट, ठीक है। सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विद हर गोट्स which were probably meant to serve as food in the next world, ठीक है। ये भी हो सकता है, बस प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है कि ये उसीलिए ही था, बस हमने मान लिया कि हो सकता है, ठीक है। and on this note your chapter is finished. And thank you for listening. Here is one piece of advice for you. Keep going and everything you will need come to you at perfect time.